नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक दौरे के दौरान मां नर्मदा की पूजा की, फिर जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। सीएम ने अमरकंटक के अरंडी घाट में डुबकी लगाई। इसके अलावा कपिलधारा सीताराम चक्रधारी बाबा आश्रम का भी भ्रमण किया। तस्वीरें आपके सामने। जलेश्वर महादेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि। भोलेनाथ जी से कहेंगे, हे भोलेनाथ जी, हमारे पास जो प्रशांत द्विवेदी हमारे साथ ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। प्रशांत, सीएम का अमरकंटक दौरा कैसा रहा, कितना खास रहा? ये आस्था और सियासत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कम से कम भूपेश बघेल का एक ये दौरा जो आस्था और धार्मिक यात्रा भी कहा जाता है, तो इसमें कहीं न कहीं एक सियासी मायने भी हैं कि कुछ दिनों पहले टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में अचानक उनका दौरा हुआ था और उन्होंने अपने घर पे बंगले पे उन्होंने एक पूजा अर्चना की थी। और जिस तरह से सियासी उठक पटक का दौर चल रहा है, तो कम से कम इसका सियासी मायने भी कुछ न कुछ निकाले जा सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें भूपेश बघेल की, तो 2 दिन की अमरकंटक यात्रा लगभग उनकी पूरी हो गई है और गुरुवार सुबह मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के हॉलीडे होम से निकलकर बघेल सीएम भूपेश बघेल ने आरंडी गुफा पहुंचे थे और वहां पे पवित्र नर्मदा और आरंडी संगम में भी स्नान किया। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री ने सीताराम बाबा के भी दर्शन किए और आश्रम चक्रतीर्थ में भी कुछ दिनों तक रुके और इसके अलावा जलेश्वर भी गए थे, जहाँ पे उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके अलावा भी उन्होंने कई तरह की छत्तीसगढ़ को लेकर कई तरह की घोषणाएं भी की। इसके अलावा कुछ कन्या आश्रम को भी उन्होंने शुरुआत की और भी तमाम तीर्थ स्थली को लेकर भी उन्होंने निरीक्षण किया और तमाम इसका दिशा निर्देश भी दिया। फिलहाल भूपेश बघेल जो है रायपुर पहुंच गए हैं। जी, वापस भूपेश बघेल रायपुर पहुंच गए हैं। अमरकंटक दौरा करने के बाद, जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, जाहिर तौर पर इस दौरान प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कामयाबी की उन्होंने कामना की, खुशहाली की उन्होंने कामना की। लेकिन सरकार किस स्तर पर वास्तविकता में लोगों की भलाई के लिए काम करती हुई? प्रशांत, देखिए, निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ को लेकर तमाम तरह की जो योजनाएं हैं उसको शुरू से ही लागू करते रहे हैं और खासकर क्रांतिकारी परिवर्तन भी लाते गए हैं। इसीलिए यही वजह है कि लगातार ये मरवाही, पेंड्रा, अमरकंटक जो है ये पूरी तरह से एक धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटन का भी एक अहम केंद्र है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसको व्यावसायिक तरीके से पर्यटन के लिहाज से छत्तीसगढ़ की कितनी सुख समृद्धि हो सकती है। इसके अलावा पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र हो सकता है। और ये मरवाही का इलाका जो होता है, किसी समय अजीत जोगी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अभी कांग्रेस की लहर में उपचुनाव के दरमियान कांग्रेस के ही यहाँ पे विधायक चुने गए हैं, जिनके कुछ दिनों पहले ही बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, जहाँ पर भूपेश बघेल उनके दशगात्र में शामिल हुए हैं। तो जिस तरह से भूपेश बघेल का यह दौरा रहा है, तो सियासी मायनों में आस्था और धार्मिक के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर एहसास है सीएम को कि मंदिर जाकर पूजा अर्चना करने के साथ साथ, खुशहाली की कामना करने के साथ साथ उन्हें धरातल पर काम भी कर दिखाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत द्विवेदी इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो अमरकंटक दौरे के बाद सीएम भूपेश बघेल वापस रायपुर पहुंच चुके हैं। अरंडी घाट में उन्होंने डुबकी भी लगाई और इस दौरान प्रदेशवासियों की खुशहाली की ईश्वर से कामना की। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ पूजा अर्चना भी की। ये अमरकंटक दौरा रहा सीएम बघेल का। इस दौरे के बाद वो वापस से रायपुर रवाना हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में राज्य शासन के निर्देश के मुताबिक 2 सितंबर से दुर्ग जिले में सभी कक्षाओं में पढ़ाई आरंभ हो गई है। गुरुवार से कक्षा 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी शुरू कर दी गई। जिले में कुल 1700 शासकीय और निजी विद्यालय हैं, जहां पर अब कक्षाएं पूरी तरह से चालू कर दी गई हैं, शुरू कर दी गई है। कोरोना संक्रमण होने की वजह से हालांकि एक दिन में 50% तक की ही बच्चों की उपस्थिति रहेगी।
आपको बता दें, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ाई की व्यवस्था कंटिन्यू रहेगी। अब वो पेरेंट्स पर डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन मोड के जरिए ही आगे बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। बाध्यता किसी भी तरह की कोई नहीं रहेगी, पेरेंट्स पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं रहेगा। ये उन पर, उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये तस्वीरें दुर्ग से आपके सामने। छठी, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं फिर से शुरू कर दी गई। हालांकि इस बार 50% क्षमता कम बच्चों की, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा जा सके। सभी कक्षाओं में पढ़ाई के शुरू होने के बाद छात्र भी काफी उत्साहित नजर आए। उत्साहित होने के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल्स का भी पूरी तरह से यहाँ पर पालन छात्र करते दिखे। और जो स्कूल का स्टाफ है, जो टीचर्स हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, उन्होंने भी इस बात का खासा ध्यान रखा कि बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क लगाकर रखें। गरियाबंद में देवभोग ब्लॉक के प्राथमिक शाला भवन दाबरी भाटा में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, पढ़ते समय बच्चों को जान का खतरा बना रहता है। एक ही कमरे में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई होती है, क्योंकि स्कूल में सिर्फ एक ही कमरा है। बारिश के दिनों में उसी कमरे की छत भी टपकती रहती है। बता दें आपको, जिस भवन में ये मासूम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो कभी भी धराशायी हो सकता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है, कभी भी बच्चों की जान पर बन सकती है। जर्जर भवन में बारिश के दिनों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है, बुरी हो जाती है, जिसके बावजूद बच्चों का हौसला नहीं टूटा। तस्वीरें देखिए आपके सामने। बच्चे फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर मजबूर है। लेकिन स्कूल प्रशासन है, यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है, वो मानो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि शायद कोई हादसा हो जाएगा, तब जाकर उनकी आंखें खुलेंगी, तब जाकर मरम्मत का काम यहाँ छत में करवाया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर किसी भी वक्त हो सकता है। ये छत भरभरा कर इन मासूम बच्चों के ऊपर गिर सकती है। लेकिन गरियाबंद में संबंधित अधिकारी मानो कुंभकर्णीय नींद सोए हुए हैं या किसी हादसे के इंतजार में हैं। से पानी निकल रहा है, छत से पानी निकलता है, टपकता है, टपक। डर लगता है, डर के पड़ते हैं ऊपर में के गिर जाए बोल के। पानी गिरने से टपकता है। हम लोग पानी में गिरने से डर के पड़ते हैं। पढ़ाई होता है? नहीं होता, डर लगता है। सरकार शिक्षा को लेकर लाख जतन करे, लेकिन शिक्षा के नींव कहे जाने वाले नौनिहाल बच्चों का भविष्य इस जर्जर भवन में किस तरीके से गुम होता दिख रहा है, यह हम आपको आज दिखाने वाले हैं। गरियाबंद जिले के सबसे अंतिम छोर देवभोग ब्लॉक के दाबरी भाटा का यह प्राथमिक शाला है और आप साफ तौर पर देख पाएंगे स्कूल भवन किस तरीके से जर्जर है। और इस जर्जर स्कूल भवन में बच्चे अपने भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं और जिस तरीके से आए दिन इस स्कूल भवन में दरारें पड़ रही है और बरसात के दिनों में जिस तरीके से यहाँ पर पानी टपकता है, इस पानी टपकने के बीचों बीच ही बच्चे अपना शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। और जो स्कूल के शिक्षक हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं कि इस स्कूल भवन में किस तरीके से परेशानी होती है, किस तरीके। सर, स्कूल भवन जर्जर है, क्या परेशानी होता है सर? ये बशर्ते सर बरसात के दिनों में तो बहुत परेशान है सर। हम लोग आते हैं तो सवेरे आते हैं तो 10 बजे जब स्कूल आते हैं तब देखते हैं स्कूल पानी ही रहता है, बच्चों खड़े रहते हैं, कभी कभार खेलते रहते हैं और क्या करें पानी सूखते तक, नहीं तो झाड़ के नीचे हम लोग लगा लेते हैं 2-4 घंटा। यहाँ और एक भी भवन था, वो भवन जीर्ण शीर्ण होके जर्जर हो गया, तो वो तो सर लायक ही नहीं है, पूरा बर्बादी हो गया। उसके बाद तो क्या आपको लगता है खतरों के बीच बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या समस्या होती है आपको? बहुत समस्या सर, गांव में भी जगह नहीं है, परिस्थिति खराब है, घर में भी जगह नहीं, इसी नाम से हम लोग पेड़ के नीचे बिठा देते हैं और खाना खिला के भी कभी कभार छोड़ देते। पानी रहते तो क्या करते हैं सर, खड़े होने के लायक जगह नहीं, आप भी देख रहे हैं सर। जिस नौनिहाल बच्चों का भविष्य अंधेरे में हो, उस बच्चों कैसे पढ़ेंगे या स्कूल में, यह साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि सरकार विकास की लाख दावे करती हो, लेकिन नौनिहाल बच्चों का भविष्य यहाँ पर खतरे में दिख रहा है। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी, गरियाबंद। भिलाई शहर में एक मामला सामने आया है जिसे लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है। मामले में पीड़ित युवती का आरोप है कि प्रेम विवाह करने के बाद आरोपी ने उसे जबरदस्ती गौ मांस खिलाया।
परिवार वालों की बात ना मानने पर उसके साथ क्रूरता की गई। इसके साथ ही कई और गंभीर आरोप भी युवती की तरफ से लगाए गए। फिलहाल दुर्ग पुलिस ने पीड़िता के आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है, तफ्तीश शुरू कर दी है। और मेरे को पहले अकबर मोहम्मद ने झांसा दिया कि ना मैं हिंदू बन के रहूँगा तो तेरे को मुस्लिम बनने पे मजबूर नहीं करूँगा। और मेरे को झांसा देकर बोला कि अपने माँ बाप को सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगा। और मेरे को बोला कि अपना जेवर पैसा सब लेके आना करके। मैं जेवर पैसा 20,000 कैश और 1 लाख का जेवर लेके अपने साथ कुछ पहनने के कपड़े लेके चले गई थी पावर हाउस से फिर मेरे को बस में बैठा कर रायपुर लेके गया। रायपुर से उसके बाद हम लोग जबलपुर गए, जबलपुर से भोपाल गए, भोपाल से दिल्ली गए। भोपाल में मेरे साथ बंद कमरे में उसने दुष्कर्म करने की कोशिश करी और मेरे मना करने के बाद भी उसने दुष्कर्म किया। और उसके बाद झांसा देकर मेरे को दिल्ली लाया, कोर्ट मैरिज करेंगे करके। कोर्ट मैरिज का झांसा देके उसने लाया और फिर मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी, अपराधिक कृत्य किया मेरे साथ। छावनी थाना अंतर्गत जेपी नगर इलाके का मामला है, जहां पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई छावनी थाने में कि उनको प्रताड़ित किया गया है और प्राकृतिक कृत्य किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता को बाध्य किया गया। उसी पर से उनके खिलाफ, उनके पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी मामला विवेचना में है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।